फिल्टर करने को मतलब क्या है कि जो हानिकारक तत्व है उनको रोक लिया जाए। जैसे बहुत पॉपुलरली फिल्टर सिगरेट आवे, अब वो क्या करे कि तंबाकू के जो भी अवगुण रॉ फॉर्म में चले आ रहे हैं उनको कहीं तंबाकू के सारे अवगुणों को रोक नहीं पा रहे हो वो फिल्टर। एट द सेम टाइम सुपर ईगो अपने पूरे प्रयास के बावजूद वो ईड को रोक नहीं पावे, क्यों कहीं ना कहीं कामना पूर्ति को विस्फोट तो हो ही है। इवन देन बहुत ज्यादा हानिकारक तत्व सीधे सीधे नहीं आ जाएं, यानी वो फिल्टर वाके हानिकारक तत्व को रोक दे, फिल्टर कर दे, वाके उनको साफ कर दे करके of their conflicting objectives and its aggressiveness towards the ego। देखो कितनी अच्छी बात समझा रहे हैं वो कि ईगो हमारी जो पहचान है, हमारा जो अहम है, वो अहम के प्रति, यानी वो अहम में जो ईड कोई तकलीफ पैदा कर सके। एक और सिद्धांत बताऊं मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान ये माने कि जितने भी मानसिक विकार हैं, द मैलेडी लाइज विद द ईगो। तकलीफ जो है ना, बीमारी कहां है मनोविज्ञान की दृष्टि से? ईगो में। सो द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द साइकियाट्री, मनोचिकित्सा शास्त्र को पूरा इतिहास हुआ, इट इज नथिंग बट द ट्रीटमेंट ऑफ ईगो। ये उनकी एक बेसिक मान्यता है। एग्जैक्टली यही बात श्री महाप्रभु अपन को कह रहे हैं। मनोविज्ञान आज कह रहे हैं, श्री महाप्रभु शास्त्रन के आधार पे कह रहे हैं कि अंतःकरण मदवाक्यम सावधानतया शृणु। अंतःकरण प्रबोध जो है वो एंटायर ईगो की ट्रीटमेंट है। इट्स एन एंटायर ट्रीटमेंट, इट्स एंटायर थेरेपी है। अगर याकू आधुनिक मनोचिकित्सा शास्त्र से देखें तो पूरी थेरेपी है वहां में ईगो की। तो ईगो को जो चीज इड के स्तर पे हमारी बेसिक पहचान को, हमारे ईगो को विकृत जो कर रहे हैं एलिमेंट्स, उनको रोकने वाला जो है वो जो मैकेनिज्म है वो बुद्धि को मैकेनिज्म यानी सुपर ईगो को मैकेनिज्म है। ये फ्राइड को मतलब है। The super ego acts as the conscience maintaining our sense of morality and proscription from taboos। ये टैबू जो है वो फ्रॉइड को एक बहुत प्रिय शब्द है, या को बहुत उपयोग करे फ्रॉइड। टैबू का मतलब है सांस्कृतिक प्रतिबंध। यहाँ पे फ्रॉइड ने एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा है, टोटेम एंड टैबूज। कहने को मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि जो सुपर ईगो है मनुष्य को, वो कॉन्शियस है, क्योंकि वो सदासत को विवेक करने वाली बुद्धि है, करके वो एक नैतिक, वाके अंदर एक नैतिक मैकेनिज्म है, और वो नैतिक मैकेनिज्म जो है उन चीजन को प्रोस्क्राइब करे, प्रोस्क्रिप्शन करे, उनको रोके, उनको अटकावे और उनको पॉजिटिव मोल्ड करे उनको। जैसे भोजन में बहुत सारी चीजें रसोई में जब ऐसी हो जाएं कि बचें, तो अपन उनमें से नई नई रेसिपी क्रिएट करके उनको यूज करें, ताकि अन्न को बिगाड़ नहीं हो जाए, बिगड़ नहीं जाए भोजन। ख्याल आवे कि नहीं? वो कोई चीज को नेगेटिव फॉर्म में से कैसे भी वाको सुधार के पॉजिटिव फॉर्म वाको दे देना, ये प्रोस्क्रिप्शन है। तो वो वाको प्रोस्क्राइब करे ऐसी बातन सु के जो बातें अपने समाज में, संस्कृति में निषिद्ध मानी गई हैं, अयोग्य मानी गई हैं, हानिकारक मानी गई हैं और भयानक या भीषण मानी गई हैं मनुष्य और समाज, परिवार सबके लिए। ऐसी सारी बातन को वो सुपर ईगो मैनेज करते रहे, वो मैकेनिकली वाको उन सब चीजन को सुधारते रहे। वो ये मैकेनिज्म है वाको। फ्रॉइड सजेस्टेड दैट द डिमांड्स ऑफ द सुपर ईगो, यानी कल्चरल सुपर ईगो, बात मेरी समझ में आ गई ना? सुपर ईगो हमेशा जो जहाँ हर मनुष्य की बुद्धि के सदसद जो विवेक है, वो जहाँ संस्कृति में वो पैदा भय वाक्य अनुसार काम करे, या कोई इतना ही मतलब है कुल मिला करके। एट दिस पॉइंट द टू प्रोसेसेस, दैट ऑफ द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द ग्रुप एंड दैट ऑफ द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल,
मेरी बात पे ध्यान देने को कोशिश करिए। कोई भी मनुष्य को स्वस्थ विकास एक विशिष्ट देश काल और एक विशिष्ट संस्कृति में, एक विशिष्ट सांस्कृतिक जो परिवेश है, एनवायरनमेंट है, वहां के अंदर वहां को जो विकास है वो विकास कैसा होना चाहिए। मैं फिर से पढ़ूं, एट दिस पॉइंट the two processes, that of the cultural development of the group, समाज हमारा, and that of the cultural development of the individual are as it were always interlocked। वो डव टेल की तरह बिल्कुल इंटरलॉक्ड, एक दूसरे में फिक्स हो जाने चाहिए। अगर समाज व्यक्ति की कहीं उपेक्षा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वाकी इकाई नष्ट होगी और अंततोगत्वा वाकी जो समष्टि है समाज भी नष्ट होएगा कहीं ना कहीं। आज देखो हमारे अंदर सब बिखर गए हो तो समाज पूरा बिखर रहे हो। यानी व्यक्ति और समाज दोनों को जो विकास है वो परस्पर सहयोग से होना चाहिए। समाज कहीं व्यक्ति को सुव्यवस्थित विकसित करे, स्वस्थ विकास देवे, विकास के अवसर दे, और व्यक्ति समाज को स्वस्थ विकसित करने में सहयोगी बने। ये परस्पर एक कॉन्सेप्ट है। तो अब ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो कुल मिलाकर के एक बात समझियो, ईड हो, ईगो हो कि सुपर ईगो हो, बाकी इतनी कहानी पढ़ी यसु अपन को क्या क्या समझ आई या कि तारीजा में क्या पहुंचे। मेरो यहाँ तात्पर्य फ्रॉइड को पढ़ाना नहीं है, लेकिन बेसिकली फ्रॉइड ये मान रहे हो कि मनुष्य अपने इंद्रियन को तर्पण करके जीनो चाह रहे है और वही तरीका से वो रहेगा। यानी तुम देखो कि विदेश को पश्चिमी सभ्यता में जितने भी विकास की व्याख्याएं हैं, उनकी जो डेफिनेशंस हैं वो इंद्रिय तर्पण पे जाकर के रुक गई। मेरी बात पे ध्यान दीजिए, गौर करियो जरा। पश्चिमी जितने भी देश हैं, और उन पश्चिमी देशों ने या वक्त पूरी दुनिया को पकड़ लिया है, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको मेन थ्रस्ट जो है उनके कोई भी विकास की जो चरम सीमा या चरम व्याख्या है वो ये है कि हमारी समस्त इंद्रियां परितृप्त हो रही हैं कि नहीं। ये इंद्रिय तर्पण पे सारी चीज पहुंच गई। क्योंकि फ्रॉइडियन रिवॉल्यूशन ने, जब फ्रॉइड के विचारन ने क्रांति करी तो वह की क्रांति ने लोगों को सिखाया कि तुम जो भी सांस्कृतिक कहीं भी जो प्रतिबंध हैं उन प्रतिबंधन को छोड़ के और तोड़ के और समाज को स्वच्छंद बना दो। क्योंकि यदि समाज को स्वच्छंद नहीं बनाया जाएगा तो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कुंठित रह जाएगा, वह को विकास नहीं होएगा। ऐसी एक भ्रांत मान्यता के साथ ये सारे चिंतन की जो शुरुआत भई, वाने आज देखो सारी पश्चिमी सभ्यता को तुम देखो, वहां कहीं कोई रोक टोक आज रह नहीं पाई। कोई भी ऐसे मैकेनिज्म के जो ब्रेक, आज जैसे गाड़ी हो, ऑटोमोबाइल हो, अगर वहां में केवल एक्सेलरेशन दियो जाए और ब्रेक नहीं दियो जाए, क्लच नहीं दियो जाए, क्या होएगा? क्या क्लच और ब्रेक के सिस्टम के बगैर कोई गाड़ी ट्रैवल कर सकेगी? क्या चल सकेगी ऑटोमोबाइल? नहीं चल सकेगी, कहीं ना कहीं दुर्घटना घटेगी। एग्जैक्टली वो की वही परिस्थिति बन गई। कहने में ये चाह रहे हूं कि कामना हमारी पहचान, और वह कामना और पहचान के बीच में एक समन्वय लाने वालों हमारो अंतःकरण को जो चक्र जाकू बुद्धि कह रहे हो फ्रॉइड, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, इनके प्रॉपर कॉम्बिनेशन से कोई मनुष्य को सही विकास हो सके। वह परिवेश में ही मनुष्य ये विचार सके कि मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं है। ये बात हम फ्रॉइड के प्लेजर प्रिंसिपल की याद रखेंगे, क्योंकि हमको आगे जितना भी समझना है, फाइनली हमको ये समझना है कि हमको अपने स्तर पे क्या विचार करना है। मैं वह व्यक्ति के जवाब को देने में फाइनल में अपनी एनर्जी को लगाऊंगा कि पुष्टि मार्ग के परिवेश में रहते भय जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। मेरा थ्रस्ट वहाँ है। ये हमने एक प्रिंसिपल देख लिया, अब या के बाद दूसरा प्रिंसिपल देखें हम। ये अमेरिका को एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट भयो वॉटसन, और वाको बिहेवियरिज्म यानी साइकोलॉजी में एक
विचार की, जैसे फ्रॉइड को बहुत बड़ो एक अपनी अपनी जगह है, ऐसे वॉटसन और स्किनर नाम के दो मनोवैज्ञानिक भाई, उनको जो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी हती, बिहेवियर मनुष्य को व्यवहार, वो व्यवहार की सारी थियरी पे उनने जो डेवलपमेंट कियो वह को नाम है द मटेरियल प्रिंसिपल। और मोर और लेस ये अपन सब जहां बैठे हुए हैं ना, वो सब आज की तारीख में भी वॉटसन और स्किनर की गुलामी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए बाह्य व्यवहार खाली मुख्य महत्व की बात रह गई। बाह्य व्यवहार को संतुलन देने वालों हमारो आंतरिक जगत क्या है, या को हमने विस्मृत कर दियो। हमारी कोई अंदर की इमोशनल, हमारो इमोशनल जगत है कि नहीं, हमारी आत्मचेतना की कोई दुनिया है कि नहीं, हमारे आत्मचेतना को कोई सत्य है कि नहीं, क्या केवल सत्य हमारे शरीर और इंद्रिय को ही है? यस, आज हम यही मान्यतांशु जी रहे हैं। आज हर पिता अपने पुत्र को वेल प्लेस करना चाहे और वाके लिए वाकू घर बार, आत्मीय, माँ बाप सबको छोड़ना पड़ता हो, देश मातृभूमि सब छोड़ के वो विदेश जाएगो और वहां के पास एक बहुत बड़ा बोर्ड है, बिल बोर्ड है, जो लेके जाएगो कि हूं मारा छोकराओं ने सेटल करवा जाऊं छू। विद दिस बिल बोर्ड वी गो। उनको सारा बिहेवियरल, भौतिक, मेटेरियल प्रिंसिपल को वारसा दे रहे हैं। कभी कोई माँ बाप ने ये सिंसियरली सोचो कि हमारा बेटा एक आत्मा भी है अंदर, कि केवल देह सुजी रहे हो, वहां के अंदर कुछ नहीं और आत्मा जैसी कोई चीज। और अगर कहीं देह को वारसा हम बकू दे रहे हैं, तो क्या कहीं आत्मा को वारसा आपने देने की सोची? जो आपकी आज की 50-60 वर्ष वाली जो पीढ़ी है, वाके माँ बाप जो वाकू वारसा दे गए, उनने केवल धन दौलत जो भी उनने कम कमाया, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस कम हती। वह बखत पैसा की कोई इतनी आवश्यकता नहीं थी। वह बखत भौतिकवाद अपन पे हावी नहीं हतो, बहुत चढ़ नहीं गया तो भौतिकवाद और भोगवाद। उनने हमको जो भी घर बार, जर जमीन जो भी हतो वो हमको सौंपते, पर वाके साथ हमको एक आध्यात्मिक वारसा भी सौंपते, क्योंकि वो ये मानते कि अपनो नख शिख केवल देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण को एक ढांचा ही नहीं है, लेकिन वाकू धड़काने वाली, वाकू जीवंत रखने वाली कोई आत्म तत्व जैसी कोई चीज भी बैठी भाई। ये फर्क है। ये यासु फर्क महसूस करो आप कि मेटेरियलिज्म को कहां फर्क है। और ये मेटेरियलिस्टिक, मैं एग्जैक्टली भौतिकवाद के बाहर अर्थ में ये ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूं, पर मेटेरियल प्रिंसिपल स्किनर को और वॉटसन और स्किनर को क्या हतो? बिहेवियरिज्म आर ऑल्सो कॉल्ड द लर्निंग पर्सपेक्टिव वेयर एनी फिजिकल एक्शन इज ए बिहेवियर। अब मेरी बात बहुत सीधी सीधी समझ में आवेगी। यहां केवल आपकी कोई भी चेष्टा है इज अ बिहेवियर। मैं अभी आपको समझाने के लिए आपकी तरफ देख रहे हूं, मेरी हाथ चल रहे हो, मेरी उंगलियां मुड़ रही हैं, दिस इज ऑल बिहेवियर। So, behaviorism, also called the learning perspective, where any physical action is a behavior, is a philosophy of psychology based on the proposition that all things that organisms do, including acting, thinking and feeling, and now this is more important, thinking and feeling, केवल हमारी बाह्य शरीर की चेष्टा ही नहीं, लेकिन बिहेवियरिज्म कहीं गहरे स्तर पे, नीचे स्तर पे, सूक्ष्म स्तर पे हमारी थिंकिंग को और फीलिंग को भी एक बिहेवियर मान रहे हो। मेरी बात को समझने को प्रयास करियो। जैसे हमारा हाथ हिलाना एक चेष्टा है, ऐसा या वक्त में जो चिंतन कर रहे हूं वो भी मेरी एक चेष्टा है। वह चिंतन के अनुसार मैं जो आपको संबोधन कर रहे हूं वो भी एक चेष्टा है, और वाक्य अनुसार मैं जो फील कर रहे हूं बोलते बोलते वो भी एक चेष्टा है। कैन एंड शुड बी रिगार्डेड एज बिहेवियर्स, and that psychological disorders are best treated by altering behavior patterns or modifying the environment. अगर कहीं हमको अपनी चिकित्सा करनी है अपने मन की या कोई विकृति की, एबनॉर्मलिटी की, तो वो क्या कह रहे हैं? देखो, वो कह रहे हैं कि या तो हम अपने व्यवहार को बदलें या हम अपनो परिवेश बदल दें। एंड इन टोटो दोनों चीज जरूरी है।
अगर कहीं कोई मानसिक विकृति को दूर करना है तो व्यवहार को चेंज करना भी जरूरी है और वातावरण को भी कहीं बदलना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, इंडिविजुअल्स रेस्पॉन्स टू डिफरेंट एनवायरमेंटल स्टिमुलाई शेप्स आवर बिहेवियर्स। बहुत हद तक बात सच है। जा तरह को वातावरण और जा तरह को हमारे सामने चारों तरफ से फीडबैक मिल रही है, बहुत बड़े अंश में हमारा बिहेवियर वाई सु मोल्ड होएगा, वाई के अनुसार बनेगा। वेरी मच ट्रू। देयरफॉर आप देखो कि कहीं प्राचीन युग में अपने माँ बाप अपन को आस्था दे पाते थे अपने व्यवहार से भी, आज अपने व्यवहार से अपने बालकन को आस्था दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि अपन के व्यवहार में आस्था नहीं है। Thus, all behavior can be clarified without the need to reflect on psychological mental states। करके वो लोग एक बहुत बड़ी मान्यता माने बिहेवियरिस्ट वाले कि बहुत ज़्यादा मन के कॉन्शियस या सबकॉन्शियस प्रोसेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आउटकम क्या है, वो मन रिएक्ट कैसे कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति एग्रेसिव हो रहे हो तो वाकई मन में क्या चल रहा है फॉर द टाइमिंग छोड़ दो, देखो कि वो कौन सा एनवायरनमेंट, बाहर की कैसी परिस्थिति और क्या प्रकार के आसपास के लोगन के कारण वह को एग्रेशन आए हो, पहले यहां पे ध्यान दो। सो टू से the behaviorist school of thought maintains that behaviors as such can be described scientifically without recourse either to internal psychological physiological events or to hypothetical constructs such as the mind। वो कह रहे हैं कि व्यवहार की वैज्ञानिक समझ अपन ले सकें, वाकई कॉज एंड इफेक्ट। विज्ञान को मतलब क्या है, कॉज एंड इफेक्ट। वह कॉज एंड इफेक्ट की बार बार एक कॉज से यदि कोई एक तरह का इफेक्ट आ रहे हो टाइम एंड अगेन, एक बात कंफर्म हो गई, तो हम वाकू समझ सकें व्यवहार को अंदर के फिजियोलॉजिकल वाकई मैकेनिज्म को समझे वगर, वहां में जाए वगर हम ये समझ सकें कि कौन सा व्यवहार कौन से कारण से हो रहे हो। और इवन हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट सच एज द माइंड, इवन वो कह रहे हैं कि जिन चीजों को हमारे पास फिजियोलॉजिकल स्टडी नहीं है, अब जैसे ब्रेन है, ब्रेन की फिजियोलॉजी हमारे पास है, ख्याल आया ना, ब्रेन के सारे तंतुन को हम समझ सकें, वो उनको एनालिसिस हो सके, लेकिन मम्मी से माइंड कहां से निकालोगे, यानी वो माइंड के लिए कह रहे हैं हाइपोथेटिकल। पाछे वैज्ञानिकन को भी माइंड मानना तो पड़े, क्योंकि ब्रेन की सारी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के बावजूद, बाकी सारी केमिस्ट्री एक्सप्लेन करने के बावजूद, जो मानसिक पूरा ढांचा है, जहां तरह की फीलिंग्स उठ रही हैं, उन फीलिंग्स को, इंस्टिंक्ट्स को, ड्राइव्स को, मोटिव्स को वह फिजियोलॉजी पे डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। वो दैट्स द ट्रेजेडी। बिहेवियरिज्म कंप्राइजेज द पोजिशन, मैं पुनः उन लोगों से सखेत क्षमा मांग रहा हूं कि जो कहीं कुछ भाव भावना सुनने या वक्त बैठे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। Behaviorism comprises the position that all theories should have observational correlates, but that there are no philosophical differences between publicly observable processes such as actions and privately observable processes such as thinking and feeling। So most important statement है ये। क्या कह रहे हैं वो? Behaviorist ये बात समझा रहे हैं कि बेसिकली बहुत सारी अपने अंदर ऐसा आइसबर्ग है, और वो मतलब नहीं, वो वही है शेर। वो कहे कि हर इंसान में कई इंसान रह रहे हैं, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, अगर पहचानना हो ना, क्योंकि आज अपन में सब में इतने सारे फेसेस हैं। वो बिहेवियरिस्ट कह रहे हो कि जो चीज बाहर दिखाई दे रही है, जो औरन के भी समझ में आ रही है, वही केवल एक्शन नहीं है, वही बिहेवियर नहीं है, लेकिन जिन बातन को अपन बाहर लोगों को प्रकट नहीं करना चाह रहे पर अंदर तो घटित हो रही ना, वो थिंकिंग, फीलिंग्स, वो सब कुछ भी बिहेवियर ही मानो जाना चाहिए।
बहुत खूबसूरत बात कही है। यानी अपन जितना बाहर दिखा रहे हैं लोगन को वो तो टिप है, बहुत सारा कुछ अंदर घटित हो रहे हैं जाको अपन जान रहे हैं, पाछे अपन खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं। देयर इज सम ऑब्जर्वर विद इन अस हु नोज व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड। अपने अंदर क्या हो रहा है वो जान रहे हो कोई अपनो। ये सारी बातें देखो अपने अपने पूरे व्यक्तित्व के, अपने पूरे पर्सन के ढांचा पे टिक रही हैं ये बातें। बिहेवियरिस्ट स्कूल्स यद्यपि वो केवल बाह्य चेष्टान में विश्वास रख रहे हो, माथे जैसे माइंड जैसी कोई चीज को नहीं मान रहे हो, तो भी वो थिंकिंग और फीलिंग के आधार पे ये मान रहे हो कि कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग में, हमारी अभिव्यक्ति में, हमारी फीलिंग में और हमारी बाहर की चेष्टा में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर